अनाथ बहनों का राखी व्यापार। सुनैना, देखो मेरे साथ कौन आया है। सुनैना बाहर आती है तो देखती है कि मोहन के साथ गीता और रूपा हाथों में बैग पकड़कर खड़े थे। रूपा और गीता को देख सुनैना का मुंह बन जाता है। अरे, आप इनको अपने साथ ले आए? जीजा जी और दीदी तो अब रहे नहीं, तो ये दोनों अकेले वहाँ क्या करती। और अब इनका वहाँ कोई है भी नहीं जिनके सहारे मैं इन दोनों को वहाँ छोड़ देता, इसलिए मैं इन्हें अपने साथ ले आया हूँ। गीता और रूपा के पिताजी की मृत्यु के बाद उनकी माँ सीमा अपनी दोनों बेटियों को पाल रही थी, लेकिन पति के जाने के बाद सीमा की भी तबीयत सही नहीं रहती थी और 2 साल बाद सीमा भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। मोहन सीमा का भाई था, जिसकी शादी को 10 साल हो गए थे। उसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो दोनों बच्चियों को अपने साथ अपने घर ले आता है। उसी रात सुनैना मोहन पर गुस्सा कर रही थी। क्या जरूरत थी इनको अपने साथ लाने की? पहले क्या काम कम था घर पे जो आप इनको भी साथ ले आए हो? मुझसे इनका खाना नहीं बनता। ये कैसी बात कर रही हो तुम? मामा हूँ मैं इनका, ये मेरे बच्चे जैसे हैं। बच्चे जैसे हैं? बच्चे तो नहीं है ना। मैंने आपको कह दिया है कि मैं इनकी सेवा नहीं करने वाली। उन दोनों की बातें गीता सुन लेती है और वो रोते हुए अपने कमरे में जाती है। क्या हुआ दीदी, आप रो क्यों रहे हो? रूपा, माँ बाबा की बहुत याद आ रही है। मामी जी को हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। तो क्या अब मामी मामा जी हमें घर से निकाल देंगे? गीता, हम घर के काम करने में मामी जी की मदद करेंगे, तब वो हमसे खुश हो जाएगी। अगले दिन सुबह दोनों बहनें सोई हुई थी, तभी उन्हें सुनैना के बोलने की आवाज सुनाई देती है। ये महारानियां अब तक सोई हुई हैं। ये नहीं कि उठकर घर का थोड़ा सा काम कर लें। यहाँ मुफ्त का खाना खिलाते रहो इनको। गीता जल्दी से रूपा को उठाती है। रूपा, जल्दी उठ, हमें मामी जी के काम में मदद करवानी है। गीता की बात सुनकर रूपा भी उठ जाती है और वो किचन में जाती है। अरे मामी जी, आप अकेले ही काम कर रहे हो, हमें उठा देते तो हम आपकी मदद कर देते। तुम्हारी मामा जी को जल्दी काम पर जाना होता है, इसलिए 8 बजे तक खाना बनाना होता है। 8 तो बज गए, मतलब मामा जी तो काम पे चले गए होंगे। मामी जी, अभी आप आराम करो, बाकी का काम हम दोनों देख लेंगे। इस तरह वो दोनों बहनें अब से घर का सारा काम करने लगे थे, लेकिन तब भी सुनैना उनसे खुश नहीं होती। 2 दिन के बाद, सुनैना, मैं कल रूपा का स्कूल में दाखिला करवा देता हूँ। गीता की तो इस बार 12वीं हो गई है। घर में पहले ही पैसे नहीं है, अब तुम इनकी पढ़ाई पर भी पैसे लुटाते रहो। अपने बच्चे होते क्या तब भी तुम ऐसे ही करती? दोनों बच्चियां पूरा दिन घर का काम करती है, तब भी तुम्हें उन पर तरस नहीं आता। कैसी बन गई हो तुम सुनैना? दीदी, हमारी वजह से मामा मामी की लड़ाई होती रहती है, इससे अच्छा तो हम यहाँ आते ही नहीं। हमें कुछ करना चाहिए जिससे उनकी कुछ मदद हो जाए। अभी कुछ ही दिनों में राखी आने वाली है, क्यों ना हम राखी बनाकर बाजार में बेचें? हाँ दीदी, पहले हम माँ के साथ राखी बनवाया करते थे। माँ ने हमें कितनी सुंदर सुंदर राखी बनाना सिखाया है। ये एकदम सही आइडिया है। मेरे पास कुछ पैसे हैं, जल्दी से काम खत्म करके बाजार जाते हैं और सामान ले आते हैं। दोनों बाजार जाकर कुछ सामान ले आते हैं और दोनों बहनें राखियां बनाना शुरू कर देते हैं। रूपा, जितनी राखियां बनी है कल जाकर बाजार में बेच आएंगे और आते समय और ज्यादा सामान ले आएंगे। अगले दिन वो दोनों बाजार जाते हैं और राखियां बेचते हैं। लोग उनसे राखियां लेने लगते हैं। उनके पास बहुत से लोग खड़े थे। तभी वहाँ एक दुकान वाला आता है। मुझे तुम्हारी सारी राखियां लेनी है। ये सुनकर दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। ये तो हाथ से बनाई राखियां हैं, क्या इन्हें तुम दोनों ने खुद बनाया है? जी, हम दोनों ने ये सारी राखियां बनाई है। क्या तुम दोनों राखियां बनाकर मुझे बेच सकती हो? मुझे तुम्हारी बनाई हुई राखी बहुत पसंद आई। वो सामने वाली दुकान मेरी है। ठीक है, हम कल से आपको ही अपनी सारी राखियां बेच देंगे।
इसके बाद वो उन पैसों से राखियां बनाने का सामान लेते हैं और बाकी के पैसे संभाल कर रख लेते हैं। उस दिन वो लोग घर का सारा काम जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं। मामी जी, हमने सारा काम कर दिया है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, कुछ काम होगा तो आप आवाज लगा देना। सुनैना गीता की बात का कोई जवाब नहीं देती और टीवी देखती रहती है। गीता और रूपा अपने कमरे में बैठकर राखियां बनाने लगते हैं और सुबह तक वो लोग बहुत सारी राखियां बना लेते हैं। अगले दिन वो फिर से उन राखियों को उस दुकान वाले को बेच आते हैं। ऐसे ही राखी तक वो बहुत सारे पैसे जमा कर लेते हैं। रक्षाबंधन वाले दिन 1,000 रुपए से क्या होगा भाई, भाभी के लिए तोहफे भी लेने हैं और मिठाई भी, मुझे और पैसे चाहिए। इस बार थोड़ा मेरा हाथ तंग है, तुम इस बार सस्ते तोहफे ले लेना। हाँ हाँ, मेरे घर वालों के लिए तो तुम्हारे पास कुछ होता ही नहीं है, लेकिन इन दोनों को जब मुफ्त में खाना खिला रहे हो तब पैसे कहाँ से आते हैं। उन दोनों की बात सुनकर गीता उनके पास जाती है। मामा जी, मामी जी, ये कुछ पैसे है, हमने राखी बनाकर बाजार में बेची थी, उसी से कुछ पैसे जमा किए हैं, आप इसे रख लीजिए। सुनैना और मोहन देखते हैं कि उन्होंने काफी पैसे जमा किए थे। सुनैना पैसों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उनसे वो पैसे ले लेती है और अपने भाई को राखी बांधने अपनी मायके चली जाती है। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बच्चियां इतनी सयानी हो गई हैं। इतने पैसे तो मैं 1 महीने में भी नहीं कमा पाता, जितना तुम दोनों ने कुछ ही दिनों में अपने इस राखी के व्यापार से कमा लिए। शाबाश बच्चों। दोनों बच्चियां अपने मामा जी के गले लग जाते हैं। हाय किड्स, आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या आप भी रक्षाबंधन वाले दिन राखियां बनाकर व्यापार करते हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय किड्स। ये कहानी किशनपुर गांव की है। किशनपुर इस राज्य का सबसे सुंदर गांव था। चारों ओर हरियाली और ऊंचे ऊंचे पहाड़ इस गांव की सुंदरता को और भी बढ़ा देते थे। ऐसा कहा जाता है कि परियां परी लोक से इस गांव में घूमने आती हैं और यहाँ के कुछ लोगों ने उन्हें देखा भी है। इस गांव के अधिकतर लोग खेती करते हैं और उसी से उनका परिवार चलता है। मेघा और सोहन भी इसी गांव में रहते हैं, जो अपने खेतों में काम करते हैं। क्यों मुंह लटकाए बैठे हो जी? क्या करूं भाग्यवान, सब लोग खेतों में बीज बो रहे हैं, लेकिन इस बार मेरे पास बीज लाने के लिए भी पैसे नहीं है। अगर बीज नहीं लिए तो इस बार खेत भी खाली रह जाएगा। और तुम तो जानती ही हो, अगर खेत में कुछ नहीं बोएंगे तो इस साल हम क्या खाएंगे। मेघा कुछ बिना बोले ही वहाँ से अंदर चली जाती है और रसोई से एक पोटली लेकर आती है। पिछले साल जो घर के पीछे कुछ पालक लगी थी वो फूल गई थी, बस उसी के बीज मैंने संभाल के रख लिए थे। इस बार इन बीजों को ही आप खेतों में लगा दो। ये बीज अच्छे तो होंगे ना? पिछली बार मैंने कितनी बार यहाँ से पालक काट कर बनाई थी, इस बार तो कुछ निकल ही आएगा। वैसे भी अब खेत खाली रहने से तो अच्छा है ना कि हम ये बीज वहाँ बो दें, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा ना जी। तो ठीक है, फिर आज ही हम इन्हें अपने खेतों में बो देते हैं। दोनों अपने खेत में जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। सोहन अपने खेत में पालक के बीज बो रहा था। इस बार ये पालक अच्छे से हो जाए, इसको तो कई बार काटकर बेच सकते हैं। तभी वहाँ गोपाल और अशोक आ जाते हैं। अरे सोहन, ये किस चीज के बीज बो रहे हो तुम दोनों? पालक, इस बार मैं पालक के बीज बो रहा हूँ भाई। तुम्हें पालक ही मिली थी क्या? इससे क्या कमाई करोगे भला? आधी तो जानवर ही घास समझकर इसे खा लेते हैं। और वो लोग वहाँ से हंसते हुए चले जाते हैं। पता नहीं इन लोगों को क्या परेशानी है, भला मैं कमाऊं या ना कमाऊं, इन्हें क्या फर्क पड़ता है।
बस दूसरों के काम में उंगली करना तो इनकी आदत बन गई है। आप इन पर ध्यान ना दो ना, इनका तो काम ही है ये सब कहने का। कुछ दिन बीत जाते हैं और सोहन के खेत में हरी हरी पालक उग जाती है। सोहन और मेघा सुबह सुबह अपने खेत में जाते हैं। मेघा, देखो ना कितनी सुंदर पालक उगाई है, और 1 हफ्ते तक हम इसे काटकर बाजार में भी बेच सकते हैं। मेघा पालक के पत्तों को ध्यान से देख रही थी। सुनो जी, यहाँ पे कुछ है। सोहन ध्यान से देखता है तो एक छोटी नन्ही सी परी पालक के पत्ते पर सो रही थी। मेघा, ये तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल परी के जैसे। जी कहीं ये परी तो नहीं है? उन दोनों की आवाज सुनकर वो नन्ही परी उठ जाती है। तुम कहाँ से आई हो? मैं एक परी हूँ। कल रात को अपनी सहेलियों के साथ परीलोक से इस गांव में घूमने आई थी। हम इस हरे हरे मुलायम पत्तों के ऊपर खेल रहे थे। खेलते खेलते मेरी छड़ी इस खेत में गुम हो गई और मैं वापस उनके साथ परीलोक नहीं जा पाई। अपनी छड़ी के बिना मैं दोबारा परीलोक नहीं जा सकती। क्या तुम्हारी छड़ी हमारे खेत में गुम हुई थी? तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी छड़ी को ढूंढने में मदद करते हैं। मेघा और सोहन उस नन्ही परी की छड़ी ढूंढने लगते हैं। वो पालक के सभी पत्तों को उलट पुलट कर देख रहे थे और लगभग उन्होंने आधे से ज्यादा खेत को ढूंढ लिया था, लेकिन अभी तक उस परी की छड़ी नहीं मिली थी। तभी अचानक मेघा खुशी से चिल्लाती है, मिल गई छड़ी, देखो। परी छड़ी देखकर बहुत खुश होती है। तुम दोनों बहुत अच्छे हो। तुमने मेरी छड़ी ढूंढने में अपने खेत की परवाह नहीं की। देखो, तुम दोनों का सारा खेत खराब हो गया है और सारी पालक का खेत भी ढह गया है। कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए खुश हैं कि अब तुम अपने घर जा सकती हो। हम तो अपना गुजारा कर ही लेंगे। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। परी अपनी छड़ी की शक्तियों से उनकी सारी पालक को बड़ा कर देती है। अब ये पालक कभी खत्म नहीं होगी। तुम लोग इस पालक को रोज काट कर बेच सकते हो। सोहन और मेघा बहुत खुश हो जाते हैं। उनका पालक का खेत फिर से हरा भरा लहराने लगा था। ऐसा कहकर वो परी वहाँ से चली जाती है। अब सोहन और मेघा हर रोज पालक को काटते और उसे मंडी में बेच देते और उसके बदले उन्हें बहुत अच्छे पैसे मिलते थे। अगले दिन उनकी पालक वैसे के वैसे ही हरी भरी दिख रही थी और पूरा खेत पालकों से लहरा रहा था। अरे भाई, सोहन के खेत में तो जादुई पालक है। हर रोज काटने पर भी वो कम नहीं होती, रातों रात फिर से तैयार हो जाती है। पता नहीं ये कहाँ से लाया है ऐसे जादुई पालक के बीज। अच्छा, फिर तो इस बार सोहन से ही मैं उसके पालक के बीज लूंगा। ये सोहन उस पालक की वजह से गांव का सेठ बनता जा रहा है। इसका तो कुछ करना पड़ेगा। उसी रात अशोक सोहन के पालक के खेत में जाता है। आज सारी पालक काट के ही घर जाऊंगा। अशोक जैसे ही पालक काटने लगता है तो पालक पत्थर की तरह कठोर हो जाती है। अरे, ये क्या हो रहा है? तभी अचानक वहाँ बहुत सारी मधुमक्खियाँ आ जाती हैं और उसे काट लेती है। अशोक चिल्लाता हुआ गांव की तरफ भागता है। अरे बचाओ, बचाओ, मुझे काट लिया, अरे बचाओ। लोग उसकी आवाज सुनकर उठ जाते हैं। अशोक को मधुमक्खियों ने काट लिया था। अरे, लेकिन तुम इतनी रात को यहाँ आए कैसे हो? उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था
और वो चुपचाप अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सोहन को अशोक का औजार अपने खेत में मिलता है और वो सब कुछ समझ जाता है। सोहन अशोक के घर जाता है और उसे उसका औजार देता है और उसे कुछ पालक भी देता है। मुझे माफ कर दो भाई, मैं लालच में आकर तुम्हारा खेत बर्बाद करना चाहता था, लेकिन देखो मुझे इसकी सजा मिल गई। तुम मुझे बोल देते, मैं तुम्हें खुद अपने खेत से पालक दे देता। ऐसे ही दिन बीतते गए। अब सोहन और मेघा की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। पालक बेच बेच कर वो गांव का सबसे धनी परिवार बन गया था। अब उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी और वो दूसरे लोगों की भी मदद किया करते थे।